ओके, हेलो फ्रेंड्स। डेवलपमेंटल टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक, जिसमें हम लोग टेट्रापोड लिम्ब के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था जो जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे हमने आपको बताया था कि लिम्ब के डेवलपमेंट में बोन्स के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको बताया था स्टाइलोपोड, जियोगोपोड, आर्टोपोड के बारे में, प्रॉक्सिमल डिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है, डर्सल विंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और हॉक्स जीन के बारे में मैंने नाम लिया था। उन्हीं सारी चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जो है आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने लिम्ब फील्ड और लिम्ब बड के बारे में भी बात किया था कि लिम्ब फील्ड क्या होता है, लिम्ब बड क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो है लिम्ब का फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक जो है लोकेशन, एक स्पेसिफिक जगह पे होता है जिसको लिम्ब फील्ड कहते हैं। वही लिम्ब फील्ड जो है एक आउटग्रोथ के रूप में बाहर निकलता है जिसको लिम्ब बड कहते हैं। और एक्चुअली यही लिम्ब बड ही होता है जो कंटिन्यूअस ग्रोथ की तरफ बढ़ता है और जो है लिम्ब का फॉर्मेशन कराता है, चाहे वो फोर लिम्ब बने चाहे वो हाइंड लिम्ब बने। लेकिन लिम्ब के फॉर्मेशन में चाहे फोर लिम्ब की बात की जाए चाहे हैंड लिम्ब की बात की जाए, इसमें बहुत सारी जो है प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जो अलग अलग प्रकार की सिग्नलिंग के थ्रू जो है काम करते हैं और फाइनली जो है लिम्ब का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले जो एक इंटरेक्शन है, जो तमाम तरीके के जो जीन्स हैं उनसे बनने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो किस जो है तरीके से काम करती हैं, उसके पूरे पूरे सिनेरियो को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि हॉक्स 6 प्रोटीन, हॉक्स 6 प्रोटीन होती है। इसका जो है एक्सप्रेशन, इसका जो है एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री के पास हॉक्स 6 प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है। या हम यहां पे कह सकते हैं कि हॉक्स 6 का एक्सप्रेशन होता है और इसकी वजह से इस जगह पे बनता है 4 लिम्ब फील्ड, 4 लिम्ब फील्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी चीज है, एक दूसरी प्रोटीन है जिसके बारे में हमको बात करना है, हॉक्स 9 एंड 10। हॉक्स 9 एंड 10 प्रोटीन जो है, इसका जो है एक्सप्रेशन, हॉक्स 9 एंड 10 प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट लुम्बर वर्टिब्री के पास होता है। हॉक्स 9 एंड 10 प्रोटीन का एक्सप्रेशन फर्स्ट लुम्बर वर्टिब्री के पास होता है और वहां पे ये हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन कर देता है। फोर लिम्ब फील्ड, हाइंड लिम्ब फील्ड का फॉर्मेशन कर देता है। यहां पे देखिए 4 लिम्ब फील्ड का फॉर्मेशन ऊपर हुआ है और यहाँ पे हाइंड लिम्ब फील्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो 4 लिम्ब फील्ड का फॉर्मेशन कहां पे होता है, जिस लोकेशन पे बेसिकली फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री, वहां पे हॉक्स 6 प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है जो 4 लिम्ब फील्ड बनाता है और 4 लिम्ब फील्ड ही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है जो है 4 लिम्ब के फॉर्मेशन के लिए। और हॉक्स 9 और 10 प्रोटीन का एक्सप्रेशन जहां पे होता है, इसका एक्सप्रेशन फर्स्ट लुम्बर वर्टिब्री पे होता है। जहां पे इसका एक्सप्रेशन होता है वहां पे हाइंड लिम्ब फील्ड बनती है और हाइंड लिम्ब फील्ड से क्या बन जाता है आपका, हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन होता है। इससे हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन होता है और इससे क्या होता है, 4 लिम्ब का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इससे 4 लिम्ब का फॉर्मेशन होता है और इससे आपका हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन होता है। अब देखो जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, जो हॉक्स 6 के साथ जो है जो प्रोटीन्स काम करने वाली हैं और तमाम तरीके की जो चीजें हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पे आगे देखते हैं।
देखिए पहली चीज यहाँ पे है फोर लिम्ब फील्ड। पहले हम पूरे के पूरे जो है फोर लिम्ब फील्ड के बारे में ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आप फोर लिम्ब फील्ड है। फोर लिम्ब फील्ड में आप जानते हैं यहाँ पे हॉक्स 6 का एक्सप्रेशन यहाँ पे होता रहता है, तब यहाँ पे फोर लिम्ब फील्ड का फॉर्मेशन होता है। हॉक 6 का एक्सप्रेशन जहां पे होता है, मैंने बताया था फर्स्ट तो थोरेसिक वर्टिब्री होती है, वहां पे लेटरल प्लेट मेसोडर्म की सेल होती है। लेटरल प्लेट मेसोडर्म की सेल, चूंकि फोर लिम्ब फील्ड जो है एंटीरियर साइड में बनता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म। इस एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म को आप देखोगे यहां पे HOX6 प्रोटीन जो है इसको इंड्यूस करता है। HOX6 प्रोटीन एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म को इंड्यूस करता है कि ये जो है रेटिनोइक एसिड का फॉर्मेशन करे। रेटिनोइक एसिड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेटिनोइक एसिड का फॉर्मेशन करे। रेटिनोइक एसिड एंटीरियर लेटरल प्लेट के कुछ सेल में बनता है और फिर ये अगेन जो है आप देखोगे कि रेटिनोइक एसिड जो है एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म को फिर से ये इंड्यूस करता है कि ये एक्सप्रेस करे एक दूसरी प्रोटीन जिसका नाम है TBX5 प्रोटीन का एक्सप्रेशन करे। TBX5 प्रोटीन जो है ये TBX5 प्रोटीन जो है इसकी वजह से यहां पे आप देखोगे TBX5 की वजह से एक दूसरी प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा जिसका नाम होगा FGF10 और FGF10 से क्या बनेगा यहाँ पे FGF10 से यहाँ पे फिर आगे की तरफ जो है अब सीधे आप यही FGF10 का एक्सप्रेशन होगा यहाँ। ठीक वही चीज यहाँ पे आप देखिए फिर से फोर लिम्ब फील्ड है, यहाँ पे HOX6 का एक्सप्रेशन होता है। HOX6 जो है वो इंड्यूस करता है एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म को। एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म रेटिनोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है, इसको सिंपली हम लोग RA भी कहते हैं। रेटिनोइक एसिड अगेन जो है एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है जो ट्रांसक्राइब होकर के एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है TBX5 प्रोटीन। TBX5 प्रोटीन क्या करता है FGF10 का एक्सप्रेशन करवाता है। FGF10 का एक्सप्रेशन कहां पे करवाता है अभी मैं आपको बताऊंगा ये कहां पे करवाता है और FGF10 के एक्सप्रेशन की वजह से क्या चीज बनता है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज आप यहां पे देखो, ये तो हो गया फोर लिम्ब फील्ड के बारे में। दूसरा आपने यहाँ ध्यान रखना है हाइंड लिम्ब फील्ड के बारे में। ये आपका जो है हाइंड लिम्ब फील्ड, जिस प्रकार से फोर लिम्ब फील्ड पे HOX6 का एक्सप्रेशन हो रहा है उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे हाइंड लिम्ब फील्ड है, यहाँ पे HOX9 और 10 का एक्सप्रेशन हो रहा होगा, तभी यहाँ पे जो है हाइंड लिम्ब फील्ड बना है। HOX6 एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म को इंड्यूस करता है, तो HOX9 और 10 क्या करेगा पोस्टीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म को क्या करता है ये इसको इंड्यूस करेगा। पोस्टीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म को ये इंड्यूस करेगा। फिर यहाँ पे इसके इंडक्शन की वजह से यहाँ पे ये रेटिनोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। रेटिनोइक एसिड फिर से इसको इंड्यूस करेगा, तो यहां से फिर से एक्सप्रेशन होगा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जिसका नाम है TBX, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे TBX4 होगा। TBX4 जो है अकेले काम नहीं करता, हाइंड लिम्ब फील्ड में TBX जो है 4 एक दूसरी प्रोटीन है जिसका नाम है PITX1, इसके साथ काम करता है और फिर इसकी वजह से यहाँ पे फिर से FGF जैसे ऊपर देख रहे हैं आप उसे यहाँ पे फिर से FGF10 का एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पे FGF10 के एक्सप्रेशन के बारे में भी फिर हम डिटेल में आपसे बात करने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे याद रखना है TBX5 की वजह से फोर लिम्ब फील्ड बनता है और TBX4 की वजह से हाइंड लिम्ब बनता है। अब अगर आप एक चीज बात करिए, आप देखते हैं कि आपके हाथ और पैर की अगर आप जो है बात करते हैं तो जो हाथ होता है उसमें मसल्स जो है कम होती हैं और अगर बोन्स की बात करिए तो बोन भी ज्यादा थिक नहीं होती हैं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं। हाथ और पैर की तुलना में करें तो हाथ के बारे में बात कर रहा हूं, जबकि पैर में आप देखते हैं पैर में मसल्स ज्यादा होती हैं और वो ज्यादा बोनी होता है। बोनी का मतलब है कि वो थोड़ा सा थिक होता है,
ठीक है ना, जिसकी वजह से आप देखते हो कि पैर जो है आपका ज्यादा स्ट्रांग दिखता है और हाथ आपका कम स्ट्रांग दिखता है। तो ज्यादा स्ट्रांग होने के पीछे जो कारण होता है हाथ और पैर में जो अंतर आता है वो ये PITX1 की वजह से है। क्योंकि PITX1 जो है वो TBX5 के साथ एक्सप्रेस नहीं होता, इसलिए यहाँ पे फ्यू मसल्स आप देख सकते हो हैंड में जो है फ्यू मसल्स होती हैं और उतनी लंबी भी नहीं होती है। और यहाँ पे PITX1 के एक्सप्रेशन की वजह से यहाँ पे मोर मसल प्रेजेंट होती है, मोर मसल, ठीक है ना, और क्या होती है, लेंदी होती है, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं कि पैर में जो है मसल्स ज्यादा होती हैं, थिक होती हैं, लेंदी होती हैं। इसके पीछे जो प्रोटीन है वो है PITX1 का एक्सप्रेशन, और इसका एक्सप्रेशन TBX5 के साथ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हाथ में दिखते हैं कि मसल्स जो है कम जो है मस्कुलर होती है, कम मसल्स होती है। इसके बाद अब थोड़ा सा इसको हम लोग और थोड़ा सा आगे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए इसके आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं CSIR के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए इसके बाद अगर एक जो है पूरा का पूरा कास्केड बनाते हैं इसमें, तो आप सिंपली आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हॉक्स का एक्सप्रेशन होता है। हॉक्स के एक्सप्रेशन की वजह से रेटिनोइक एसिड का एक्सप्रेशन होता है। रेटिनोइक एसिड के एक्सप्रेशन की वजह से TBX का एक्सप्रेशन होता है, चाहे वो TBX4 हो चाहे वो TBX5 हो। अगर TBX4 है तो वो हाइंड लिप का फॉर्मेशन करता है, TBX5 है तो वो फोर लिप का जो है फॉर्मेशन करता है। TBX5 की वजह से आप यहाँ पे देखते हैं FGF10 का एक्सप्रेशन होता है, और FGF10 की वजह से FGF8 का एक्सप्रेशन होता है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, FGF10 का एक्सप्रेशन जो है वो मेसोडर्म में होता है, मेसोडर्मल सेल में होता है, और जो है FGF8 का जो एक्सप्रेशन है वो इक्टोडर्मल सेल में होता है, इक्टोडर्मल सेल में होता है। FGF8 का एक्सप्रेशन जो है आपको वो इक्टोडर्मल सेल में होता है, ठीक है ना। तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे हॉक्स है, यहाँ पे हॉक्स में आपको पता है एक तरफ हॉक्स 6 ले लेते हैं, एक तरफ हॉक्स 9 और 10 ले लेते हैं। जहां पे आप हॉक्स 6 की बात करते हैं वहां पे आप फोर लिम्फ फीड के बारे में बात करते हैं या फोर लिम्फ के बारे में बात करते हैं। जहां पे आप हॉक्स 9 और 10 के बारे में बात करते हैं, ये कहते हैं कि हॉक्स 9 और 10 का एक्सप्रेशन जहां होगा वहां पे हाइंड लिम्फ फीड का फॉर्मेशन होगा। रेटिनोइक एसिड दोनों के लिए इंडक्शन का काम करता है, दोनों के केस में इंड्यूस करता है रेटिनोइक एसिड जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म को, कि वो TBX बनाए, TBX5 बनाएगा, फिर अगेन वही फोर लिम्फ फीड की बात है। और अगर 4 बना रहा है तो हाइंड लिम्फ की बात है, बस वहां पे आपको याद रखना है PITX1 का एक्सप्रेशन होता रहेगा। FGF10 का एक्सप्रेशन मेसोडर्म में होता है, FGF8 का एक्सप्रेशन इक्टोडर्म में होता है। इक्टोडर्म से ही आगे चल करके जो है आप जानते हो लिम्फ का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसके पहले भी एक चीज हम लोग बात करेंगे, AER, एपिकल इक्टोडर्मल रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे CSIR में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। AER, एपिकल इक्टोडर्मल रिज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है ये लिम्ब के फॉर्मेशन में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे इक्टोडर्म पे AER का फॉर्मेशन होगा, मेसोडर्म क्या रोल प्ले करेगा इक्टोडर्म के लिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसको एक सिंपल से स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, उस स्ट्रक्चर में इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए आप यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे हमने बात किया था आपसे, ये अगर जो है फर्स्ट वर्टिब्रल रीजन है, यहाँ पे हॉक्स 6 का एक्सप्रेशन हो रहा होगा, ठीक है ना। फर्स्ट वर्टिब्रल रीजन हॉक्स 6 का एक्सप्रेशन हो रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे मेसोडर्मल सेल होंगी बेसिकली, तो ये एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म, यहाँ पे मेसोडर्मल सेल होंगी। हॉक्स 6 की वजह से यहाँ पे पहले रेटिनोइक एसिड का एक्सप्रेशन होगा, फिर यहाँ पे TBX5 का एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे ये एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, और इसके बाहर यहाँ पे आप देखोगे इक्टोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बाहर की तरफ इक्टोडर्म है। TBX5 क्या करता है, TBX5 क्या करता है, देखिए TBX5 जो है ये यहीं पे जो यहाँ पे जो एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म में है, यहाँ की जो मेसोडर्मल सेल है उसको इंड्यूस करता है, वो FGF10 का फॉर्मेशन करता है।
FGF10 क्या करता है, ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है वेंट प्रोटीन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं वेंट प्रोटीन। इसके थ्रू एक्टोडर्म को इंड्यूस करता है, तो एक्टोडर्म में फॉर्मेशन होता है FGF8 का फॉर्मेशन होता है। और जब यहां पे FGF8 का फॉर्मेशन होता है तो FGF8 यहां की जो एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, यहां के मेसेंकाइमल सेल को, मेसोडर्मल सेल को इंड्यूस करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा FGF10 बनाए। और साथ ही साथ जब यहाँ पे FGF10 का एक्सप्रेशन होता है तो आप इस तरह से देख सकते हो कि ये जो एक्टोडर्म है, यहाँ पे ये एक्टोडर्म अब इस तरह से ना रह करके ये बाहर की तरफ इसमें आउटग्रोथ निकल आता है, ये इस तरह से हो जाता है। इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं AER, एपिकल एक्टोडर्मल रिज बोलते हैं इसको। ये क्यों बना, ये आप देख सकते हैं ये क्यों बना। तो मैंने आपको बताया ये पहले इस तरह से नहीं था, पहले ये इस तरह से था ये। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कि मेसेंकाइमल सेल थी या मेसोडर्मल सेल थी, और उसके बाद आप यहाँ पे देखते थे हॉक्स का एक्सप्रेशन हो रहा था। यहाँ पे हॉक्स का एक्सप्रेशन था, हॉक्स के एक्सप्रेशन की वजह से मैंने आपको बताया यहाँ पे रेटिनोइक एसिड, फिर यहाँ पे TBX का एक्सप्रेशन, TBX की वजह से मैंने बताया यहाँ पे मेसेंकाइमल सेल जो है एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म में वो FGF10 बनाती है। FGF10 की वजह से यहाँ पे एक वेंट प्रोटीन की वजह से सरफेस एक्टोडर्म को इंड्यूस किया जाता है, तो वो FGF8 बनाती है। और FGF8 अगेन एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म की जो सेल है उनको इंड्यूस करती है वो FGF10 का फॉर्मेशन करे। और जब FGF10 का फॉर्मेशन होगा फिर से यहाँ पे FGF8 का फॉर्मेशन FGF10 की वजह से होगा, तो FGF10 FGF8 का एक्सप्रेशन करवाता है, FGF8 FGF10 का एक्सप्रेशन करवाता है। और जब सरफेस एक्टोडर्म में आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सरफेस एक्टोडर्म में जब यहाँ पे FGF8 का एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ की सेल जो होंगी वो प्रोलिफरेट कर जाएगी, इलोंगेट कर जाएगी, इनमें एक ग्रोथ हो जाएगी, और ग्रोथ होने के बाद रिजल्ट आपको ये दिखेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एपिकल एक्टोडर्मल रिज बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एपिकल एक्टोडर्मल रिज। तो एपिकल एक्टोडर्मल रिज का फॉर्मेशन लिम्ब के डेवलपमेंट में आप देखते हैं, और इसका फॉर्मेशन कौन कराता है, तो आप कहेंगे FGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली की प्रोटीन। ये किस चीज का फॉर्मेशन कराती है, तो ये फॉर्मेशन कराती है AER का, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। और यही एपिकल एक्टोडर्मल रिज जो है आगे की तरफ इलोंगेट हो जाता है, आगे की तरफ इलोंगेट होता है, इलोंगेट होकर के डिस्टल एक्सिस बनाएगा। और यहाँ पे जो है चाहे वो फोर लिम्ब की बात, अगर यहाँ पे हम फोर लिम्ब का केस देख रहे हैं, ये फोर लिम्ब का केस है, तो यहाँ पे फोर लिम्ब का फॉर्मेशन होगा, फोर लिम्ब का, अदरवाइज यहाँ पे फोर लिम्ब का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज यहाँ पे जो है अगर ये केस हाइंड लिम्ब का होता तो यहाँ पे हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन होता, यहाँ पे हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन होता। ओके गाइस, थैंक यू। इसके आगे के वीडियो में हम जो है इसके आगे का जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। थैंक यू।